हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 1 उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये गरेवाल की बुक का पेज नंबर 1.19 है। तो इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ चीज़ों की सीखेंगे। सबसे पहले है एंट्रेंस फ़ी। ठीक है, अब एंट्रेंस फ़ी क्या होती है? एंट्रेंस फ़ी होती है कि किसी भी क्लब के या किसी भी संस्था के मेंबर बनने के लिए पहली बार जो आपको एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं, वो एंट्रेंस फ़ी। जैसे स्कूल में आप एडमिशन लेते हो तो स्कूल में बच्चा जब पहली बार आता है तो एडमिशन फ़ीस देता है, उसके बाद हर साल नहीं देता। तो वो है एक बार रिसीव होने वाले ये चार्जेस। ठीक है, तो एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी। पर बच्चे या मेंबर्स तो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली एंट्रेंस फ़ी को, या इसका दूसरा नाम एडमिशन फ़ी है, इसको रेवेन्यू रिसीट माना गया है। रेवेन्यू रिसीट मतलब रेवेन्यू इनकम की तरह माना गया है। इसलिए अगर ये रेवेन्यू इनकम है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पर आएगी। ये देखो, जैसे मैंने ये खाली परफॉर्मा तैयार किया है, इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब ये एंट्रेंस फ़ी आपको रिसीव हुई होगी तब आपने इधर लिखी होगी। सपोज चाहे कैश में रिसीव हुई, चाहे चेक में रिसीव हुई, चाहे कैश अकाउंट डेबिटेड, चाहे बैंक अकाउंट, उसकी जगह पर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं। टू एंट्रेंस फ़ी। ठीक है, सपोज करो कि ये 1000 रुपये आपको रिसीव हुए होंगे, तो यहाँ पर रिसीव हुए, यहाँ पर तो किस डेबिट साइड पे आएंगे ना, जो भी रिसीव होगा। उसके बाद ये इनकम है, तो इनकम है तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसकी इस साइड पर जाएगी बाय एंट्रेंस फ़ी, ये 1000 रुपये। ओके, अब नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये क्या होता है कि सपोज करो क्लब ये ऑप्शन देता है कि अगर आपने फॉर द होल लाइफ हमारे मेंबर बनना है तो इतने पैसे, वो जो भी लमसम अमाउंट है, 50,000, 20,000, 1,00,000, वो डिपेंड करता है कितना रिनाउंड क्लब है, कैसा क्लब है, कितनी अच्छी सर्विसेज देता है उसके हिसाब से। तो अगर आपने फॉर द होल लाइफ मेंबर बनना है तो हर महीने सब्सक्रिप्शन देने की, मतलब सब्सक्रिप्शन वैसे मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, जो भी प्रोसीजर हो, तो वो बार बार देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार हमें लमसम अमाउंट दो, आप लाइफ टाइम के लिए हमारे मेंबर बन गए। अब वो कैपिटल रिसीट है। चलो कैपिटल रिसीट हो या रेवेन्यू रिसीट हो, रिसीव तो हुआ ना, तो कैश या बैंक जो भी रिसीव हुआ डेबिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फी। सपोज करते हैं कि ये 2000 रिसीव हुआ। अब ये कैपिटल रिसीट है, तो मैंने कहा था जो चीज़ें क्रेडिट होती हैं, या तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, या अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है वो लायबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कैश टू इंटरेस्ट, और अगर आपने कोई लोन लिया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम राम। दोनों केसेस में ये चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं, पर ये क्रेडिट हो रहा है तो ये इनकम है, ये क्रेडिट हो रहा है तो ये लायबिलिटी है। तो जो चीज़ क्रेडिट होती है या तो वो इनकम होती है या वो लायबिलिटी होती है, जब कोई चीज़ पहली बार क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसीट है। तो क्योंकि ये रेवेन्यू इनकम नहीं है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको जगह नहीं मिलेगी। ये रेवेन्यू थी तो ये बैलेंस शीट में नहीं गई। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में जाएगी तो लाइफ मेंबरशिप फी हम क्या करेंगे, जब हम कैपिटल फंड बनाएंगे वहां पर जाकर इसको ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो आप ये देखो, तो जो आपकी सेकंड ट्रीटमेंट लाइफ मेंबरशिप फी की है, यहाँ पर रिसीव तो हुई पर इधर इनकम में नहीं आई, ये कहाँ गई, बैलेंस शीट में। उसकी लायबिलिटी साइड पर कैपिटल फंड में ऐड हो गई लाइफ मेंबरशिप फी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्पेशल रिसीट। अगर सपोज करो कि क्लब को या किसी भी ट्रस्ट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन ट्रेडिंग, कुछ स्पेशल अमाउंट ये रिसीव करते हैं अपने मेंबर से। सपोज करो कि इन्होंने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, इन्होंने बोला कि क्लब में से पैसा नहीं निकालेंगे, चलो सारे मेंबर कंट्रीब्यूट करो। जैसे सपोज बच्चे मिलकर कोई पार्टी करते हैं, है ना, तो कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, इन्होंने इकट्ठा मिलकर पैसा इकट्ठा किया। अब वो जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया मेंबर से, वो रिसीव तो हुआ ना क्लब को, तो कैश तो आया ना, चाहे चेक से आया, कैश से आया, तो कैश या चेक जो भी आया टू क्या होगा, स्पेशल रिसीट। अब सपोज करो कि आपको कैश अकाउंट डेबिटेड, मतलब कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, आपको 4000 रुपये मिले। ठीक है, अब ये आपने स्पेशल जो रिसीट है ना, अब ये इनकम मान के सीधे यहाँ पे इनकम साइड पर नहीं इसको ले आना। आपने क्या करना है, जो पैसा डिनर का इकट्ठा हुआ, फिर आपने डिनर किया, डिनर पे कितना खर्चा आया, सपोज 4000 रुपये इकट्ठे हुए, सपोज करो खर्चा आपका 3000 आया, तो आपने क्या करना है कि वो 3000 उसमें से माइनस कर लेने वर्किंग नोट में जाके, और नेट अमाउंट अगर वो सरप्लस बच रहा है तो इधर इनकम साइड पर, और डेफिसिट हुआ तो इस साइड पर, वो एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाएगा। तो सपोज करो वो डिनर का पैसा जो आपने 4000 रुपये इकट्ठा किया,
लेट सपोज उस पर खर्चा आपका कितना आया, 3000 आया, तो आपने क्या करना है, 3000 का खर्चा उसमें से माइनस किया और बाकी 1000 सरप्लस, ये सरप्लस बचा ना 1000, तो वो इनकम हो गया। अब आपने उसको यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 3 है ना, बाय सरप्लस फ्रॉम डिनर, सॉरी एनुअल डिनर नाम था, है ना, सरप्लस फ्रॉम एनुअल डिनर, वो आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। अगर आपने ये वर्किंग नोट में जाकर नहीं करना तो ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते थे। आप यहाँ पर लिखते, आप ओरली तो पहले चेक कर लोगे ना कि कंट्रीब्यूशन 4000 आई है ना, और खर्चा आपका 3000 का हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे कि यहीं पर लिख लोगे। अगर आपको पता लग गया कि इनकम बन रही है 1000 रुपए की, तो आप इनकम साइड पे लिखो बाय कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 4000 लेस एक्सपेंसेस और 1000 बार। फिर वर्किंग नोट में जाकर ये नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप यहीं पर भी कर सकते हो। एक्सपेंस भी आपको इधर दिया होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट है डोनेशंस, ठीक है। अब ये डोनेशन क्या है, 2 तरह की होती है। जनरल डोनेशन, जिस बंदे ने दान दिया उसने देते वक्त कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया कि मेरे पैसे को इसी काम में इस्तेमाल करना। स्पेसिफिक होती है कि बंदे ने देते वक्त बताया कि मेरे इस पैसे से आपने बस बच्चों को प्राइजेज ही देने हैं, या नीडी बच्चों को सिर्फ यूनिफॉर्म ही लेकर देनी है, या आपने इस पैसे से सिर्फ बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जब उसने कोई पर्पस बता दिया फिर वो कैपिटल रिसीट है, नहीं बताया फिर वो रेवेन्यू रिसीट है। तो फिर वो किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंस को कवर करने के काम आ सकती है। तो जनरल डोनेशन जो आपको रिसीव हुई वो तो रेवेन्यू रिसीट मान के, रेवेन्यू इनकम मान के आपने इनकम साइड पर शो कर देनी है। अब जो जनरल डोनेशन है वो तो इनकम साइड पर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि वो जब इनकम साइड पे आएगी तो इस तरफ जो एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंस उसमें से कवर होंगे, ठीक है। पर जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो लायबिलिटी साइड पे ले जाओ, क्योंकि वो अभी फिलहाल लायबिलिटी है। जब वो काम आएगा तब वो काम का खर्चा उसमें से निकाल लेंगे। फिलहाल अगर उसको यहाँ इनकम में लिख दिया फिर तो वो करंट ईयर की इनकम बन के करंट ईयर के सारे एक्सपेंस उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे, जबकि वो जिस पर्पस के लिए, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। तो फिलहाल वो पैसा अभी लायबिलिटी साइड पे ले जाओ, क्योंकि रिसीव हुई तो अभी क्रेडिट हुई है ना, तो यहाँ तो वो इनकम है, यहाँ वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसको जो 4th का आपका ए पॉइंट है वो इनकम साइड पे आएगा। तो ये वाली इनकम यहाँ पे आ गई और ये बैलेंस शीट में आ गई लायबिलिटी साइड पर, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी होता है कि कोई बंदा अपनी डेथ के बाद, ठीक है, या पहले उसने वसीयत कर दी थी जो डेथ के बाद पता चली, तो उसने डेथ के बाद का बोला हुआ है कि मेरे पैसे फलाने क्लब, फलाने मंदिर, फलाने स्कूल को दान कर देना। पर बात वही जनरल स्पेसिफिक वाली आ गई। एक उसने बोला बस दान कर देना, फिर तो वो किसी भी काम में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक उसने कंडीशन लगा दी कि बस मेरे इस पैसे का यही इस्तेमाल होना चाहिए मंदिर में, सिर्फ मूर्तियां बनाने में या सिर्फ मंदिर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में। तो फिर अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए है या स्कूल में बस मेरे पैसे से बच्चों को प्राइज ही देना, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होगी, प्राइज फंड। ट्रीटमेंट फिर वही, अगर रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम साइड पर, अगर उसके नाम का कोई स्पेशल फंड बनाना है तो फिर वो फंड कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पर। अब उस फंड से रिलेटेड, मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग करा चुकी हूँ, फंड से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो लायबिलिटी साइड पर उसी फंड में से माइनस होंगे। और अगर उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम होगी, सपोज उस फंड का पैसा मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, मैंने फिलहाल एफडी करा दी, उसमें से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो लायबिलिटी साइड पर उसी फंड में प्लस होगा। उस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस या इनकम होगी तो वो एक्सपेंस या इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस या इनकम साइड पे नहीं जाएगी, वो इसी फंड में लायबिलिटी साइड पर जाकर प्लस माइनस होगी और बकाया फंड अमाउंट कॉलम में शो हो जाएगा। तो सपोज करो जनरल से रिसीव हुआ 7000 और स्पेसिफिक लीगेसी प्राइज फंड उसने बोला था बनाने को तो 8000, तो इसमें जनरल वाली इनकम साइड पे चली जाएगी और दूसरी वाली बैलेंस शीट में। यहाँ जनरल, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, यहाँ स्पेसिफिक। नेक्स्ट है 6th पॉइंट, ग्रांट। तो ग्रांट मतलब कि हेल्प के लिए अगर कोई पैसा देता है तो वो गवर्नमेंट भी दे सकती है ग्रांट, ठीक है। तो जो ग्रांट अगर आपको मिलती है गवर्नमेंट से आपकी हेल्प करने के लिए, वो भी वही बात होगी, स्पेसिफिक या जनरल। अगर गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी है तो उसी काम में इस्तेमाल होगी। जनरल ग्रांट वैसे सरकार ने आपको 50,000 1 लाख रुपया जितना भी देना था दे दिया, वो फिर जनरल है, वो तो फिर किसी भी एक्सपेंस के लिए काम आ सकती, वो फिर आपकी करंट ईयर की इनकम में आ जाएगी। सपोज स्पेसिफिक ग्रांट 9000 रिसीव हुई, तो स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, तो वो फिर हर एक्सपेंस को कवर करने के काम नहीं ना आ सकती, वो फिर इनकम साइड पे नहीं जाएगी, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाएगी। यहाँ पर लायबिलिटी साइड स्पेसिफिक ग्रांट। जनरल ग्रांट तो किसी भी काम आ सकती है, तो
तो वो यहाँ पे इनकम में शो हो जाएगी, इसमें से सारे एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है? स्पोर्ट्स मटेरियल बैट्स है, बॉल है, वो बैडमिंटन के नेट है ना, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, शटल कॉक है बैडमिंटन खेलने वाली, बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, तो ये तो टाइम के साथ साथ जल्दी जल्दी ख़राब होते रहते हैं। तो ये आपको जो सपोज आपका स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें कोई स्पोर्ट्स मटीरियल है, वो जो मटीरियल है जब आप खरीदोगे तो नेचुरली आप एंट्री करोगे स्पोर्ट्स मटीरियल अकाउंट डेबिटेड, वो आया टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कह लो टू कैश अकाउंट। तो वो कहाँ पर जब खरीदोगे तो होगा, वो आपकी क्रेडिट साइड पर होगा। सपोज करो आपने 11,000 का खरीदा। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल का ना आपको सम में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कितना आपने खरीदा वो बताया होता है। अब इसके केस में ना जितना आपने खरीदा सारा ही आपने एक्सपेंस बना के इधर नहीं लिख देना। सारा एक्सपेंस बना के इधर तब लिखना अगर सम में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से कुछ भी नहीं है। पर अगर सम में दोनों में से कुछ भी है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। सपोज करो आपको एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का 10,000 था, मतलब ये पिछले साल बच गया था। बैट बॉल नेचुरली पिछले साल के भी पड़े होंगे, तो 10,000 ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, 11,000 का ये आपने और खरीदा, ठीक है। और फिर आपको सब में क्लोजिंग स्टॉक भी बताया हुआ है। अगर 10,000 पहला पड़ा था और 11,000 आपने और खरीदा तो 21,000 का टोटल आपके पास स्टॉक हो गया इस साल। 10 पुराना, 11 नया, 21,000। 21,000 में से आपको सब में बताया क्लोजिंग स्टॉक में 6,000 बचा हुआ है। 21,000 का स्टॉक था और क्लोजिंग के वक्त जब बैलेंस शीट बनाने लगे तो देखा सिर्फ 6,000 का पड़ा है, 15,000 का कहाँ गया? इसका मतलब 15,000 का कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया मतलब अब खेलते हो तो कोई नेट खराब होती है, कोई बॉल खराब होती है, कोई शटल कॉक टूट जाती है, एक ही शटल कॉक थोड़ा ना सारा साल चलेगी, तो वो कंज्यूम हो गया सामान। सिर्फ कंज्यूम्ड वाला अमाउंट है जो आपने एक्सपेंस साइड पर शो करना है। 11,000 को नहीं शो कर देना। 11,000 को तब शो करना अगर सम में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ भी स्टॉक ना गिवन हो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में से कोई एक स्टॉक भी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जो एक स्टॉक नहीं गिवन उसको जीरो कर देना, पर फॉर्मूला लगेगा बशर्ते कि दोनों स्टॉक में से एक स्टॉक गिवन है। अगर सम में दोनों ही स्टॉक नहीं गिवन तो फिर तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, है ना, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आंसर आना क्या है? फिर तो 11 ही आंसर आना है ना, फिर तो सब कुछ ही खत्म हो गया। ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो फिर आप 11 लिख सकते हो। पर अगर सम में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो फॉर्मूला लगाओगे, कंज्यूम्ड अमाउंट निकालोगे और इधर लिखोगे। तो यहां लिख दिया कंज्यूम्ड। उसके बाद इनका अब सम में क्या रोल है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का? इनका सम में ये रोल है कि जब पुरानी बैलेंस शीट बनाओगे, अगर बनानी पड़ी तो उसमें ये एसेट्स में जाएगा और न्यू बैलेंस शीट में ये एसेट्स में जाएगा। ये जाएगा ओल्ड बैलेंस शीट में अमाउंट और ये जाएगा न्यू बैलेंस शीट में अमाउंट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 6,000 है, वो न्यू बैलेंस शीट में यहां आ जाएगा। बस बेटा बाकी एडजस्टमेंट्स अगली वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फिर अपलोड करने में उतना ही टाइम लगता है। थैंक यू।